बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स में फरवरी मार्च 2022 का हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 बाकी है। सिर्फ 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। तो भाई सवाल है, कह रहा है कि a bead A of mass 0.1 kg is threaded on a long straight rigid wire which is inclined at an angle of sine inverse 7/25 to the horizontal. Full stop. पहले तो यहाँ पे आप क्या करो, एक inclined वायर इस तरह बना दो which is inclined at an angle of theta to the horizontal, where theta is equals to sine inverse 7/25, यानी कि साइन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7/25। और एक बीड ए है, ठीक है ना, जिसका मास है 0.1 kg, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा 0.1 g। जब ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास जो है वो थीटा है, और ये वाला कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू दिस वायर हो जाएगा वो 0.1 g cos थीटा हो जाएगा, और जो कि अलोंग द वायर यानी कि पैरेलल टू द वायर जो कंपोनेंट है वो 0.1 g साइन थीटा हो जाएगा। और ये हो जाएगी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ए इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स डाउन द वायर। रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या, इनिशियल स्पीड क्या होगी उसकी, 0। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द वायर इज म्यू, यानी कि ये आपके पास एक रफ वायर है और यहाँ पे फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करेगी। तो अब जब ए इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स डाउन द वायर, तो फ्रिक्शन इज अगेंस्ट द टेंडेंसी ऑफ मूविंग, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी म्यू आर, ठीक है ना। when A has traveled 0.45 meter down the wire, its speed is 0.6 meter per second. Show that mu is equals to 0.25. अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के अंदाजा हो रहा है कि यार इनिशियल स्पीड है 0, फाइनल स्पीड जो है वो 0.6 मीटर पर सेकेंड है, और वो उतने में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है 0.45 मीटर का। आप इन इंफॉर्मेशन के जरिए एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वंस आपके पास वो एक्सेलरेशन आ जाएगी तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन की इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए फिर आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकेंगे। बड़ी कोई सिंपल सी अप्रोच है ये, ठीक है ना। तो इनिशियल स्पीड क्या है आपके पास, इक्वल टू 0। जब वो क्या करता है, ये बीड ए जब 0.45 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है ऑन द वायर, तो इस पॉइंट पर आके इसकी फाइनल स्पीड जो है वो 0.6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0। तो v इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन क्या है वो नहीं पता, वो हमें निकालनी पड़ेगी। और इतना पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं 0.45 मीटर का, तो बड़ी कोई सिंपल सी बात, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ऐसे इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि 0.6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स 0.45, तो 0.6 का स्क्वायर हो गया 0.36। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.45 यानी कि 0.9, 0.9 a। एक्सेलरेशन जो है वो 0.36 डिवाइडेड बाय 0.9 हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो गई 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल ली। अब इस एक्सेलरेशन को आप क्या करोगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल करोगे, ताकि आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर सको अलोंग द वायर, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता है भाई, देखो कोई ऐसी फोर्स है नहीं जो कि एक्चुअली इस बीट को नीचे की तरफ पुल कर रही है, ये जस्ट मूव कर रहा है अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि
0.1 g साइन थीटा की फोर्स के तहत, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास है फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो 0.1 g साइन थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, तो साइन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू है 7/25, उसको संभाल कर लेंगे, माइनस म्यू टाइम्स व्हाट, आर। अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स किस तरह आएगी भाई, आर माइनस 0.1 g कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। जो फोर्सेस आपके पास परपेंडिकुलर टू दिस वायर एक्ट कर रही हैं, जो फोर्सेस आपके पास परपेंडिकुलर टू दिस वायर एक्ट कर रही हैं, उनका सम आपके पास जो है वो 0 के इक्वल होगा ना। तो आर, मैं यहाँ पे अलग से आर की वर्किंग कर रहा हूँ, आर माइनस 0.1 g कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आर इज इक्वल्स टू 0.1 g मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब जिस तरह आपको यहाँ पे साइन थीटा की एक एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो कॉस थीटा की भी एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम, जिसमें एंगल है हमारे पास थीटा, और जब हमें पता है कि साइन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू 7/25 है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, ऑपोजिट साइड इज 7 एंड हाइपोटेनस इज 25। तो इस चीज के तहत आपके पास ये एडजेसेंट साइड आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये आपके पास हो गया 24। तो एडजेसेंट साइड आपके पास हो गई 24, लिहाजा cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, cos थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास 24/25 आ गई, एज सिंपल एज दैट। तो r के आगे आपके पास r इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 24/25, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 24/25, ये आपके पास 0.96 हो गया, ये आपके पास r की वैल्यू आ गई 0.96। दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास ऑफ बीट ए कितना है भाई, मास ऑफ बीट ए है 0.1 kg, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय वो जो एक्सेलरेशन आपने निकाल ली है 0.4, क्योंकि अगर आप ये एक्सेलरेशन ना निकालते तो फिर आप ये काम कर नहीं सकते थे ना यहाँ पे। और मतलब अगर आप इस अप्रोच से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक दूसरी अप्रोच भी है आपके पास जो वर्क एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड, वो भी मैं करा देता हूँ, उसके उसके थ्रू भी ये काम हो सकता है। लेकिन फिर अगर आप उस अप्रोच से करते हैं ना, तो अगले पार्ट में फिर आपको ना यहाँ पे ये काम जो ये कर रहे हैं ना यहाँ पे, बीड ए की जो एक्सेलरेशन हमने निकाली है पीछे, जो बीड ए की हमने एक्सेलरेशन पीछे निकाली है, तो ये काम आपको फिर से करना पड़ेगा अगले पार्ट में। तो हमने यहाँ पे इसी पार्ट में इसको कर लिए, और इसी एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करते हुए हम अगले पार्ट को भी देख लेंगे। तो ये अप्रोच जो है वो काफी बेहतर है, लेकिन वो जो दूसरी अप्रोच है वर्क एनर्जी की इक्वेशन, वो भी अभी डिस्कस करता हूँ उसके बाद में, ठीक है ना। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7/25, ये आपके पास हो गया 0.28, 0.28 माइनस 0.96 म्यू इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.4, जो कि क्या हो जाएगा 0.04, लिहाजा 0.96 म्यू विल बी इक्वल टू 0.28 माइनस 0.04, तो 0.96 म्यू इक्वल्स 0.96 म्यू इक्वल्स व्हाट, 0.28 माइनस 0.04, जो कि हो गया 0.24, लिहाजा द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू 0.24 डिवाइडेड बाय 0.96, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू 1/4, देयरफॉर हमने ये शो कर दिया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 0.25। ये आपके पास कंप्लीट 6 मार्क्स मिल गए आपको, ठीक है ना। अब जो ऑल्टरनेटिव अप्रोच है ना इस पार्ट ए को सॉल्व करने की, वो भी देख लेते हैं। और वो क्या है कि यार आप जो है ना वो एक्सेलरेशन निकाले बगैर जो है, आप जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि आपको पता है ना कि डिस्टेंस कितना बीड ए ट्रेवल कर रही है, 0.45 मीटर। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन के जरिए जो है वो आप फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं, बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 0.45 मीटर का डिस्टेंस। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की जगह हम एफ रख देंगे और वो निकाल लेंगे, और आर हमारे पास जो सर आ गया है, इसको इस्तेमाल करते हुए फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा, उसमें फिर ये एक्सेलरेशन जो 0.4 है ना, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन अगले पार्ट में जब आप जाओगे ना,
तो फिर आपको ये एक्सेलरेशन 0.4 निकालना पड़ेगी, या आपको फिर एक्सेलरेशन 0.4 निकालना पड़ेगी। फिर वो अलग बात है कि आप इस तरह, अगर आप इस तरह चाहो निकाल लो, या फिर आप चाहो इस तरह निकाल लो, कि वहां पे जब अगले पार्ट में आप जाओगे, आपके पास जब फ्रिक्शन पूरी पता होगी आपको, तो फिर फोर्सेस को डिसॉल्व करके आप इस एक्सेलरेशन को अननोन रखोगे तो वो 0.4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो बात सारी है कि सवाल पढ़ने के साथ ही आपका थिंकिंग प्रोसेस इस तरह काम करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए यार क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें करना इफेक्टिव हो सकती हैं, और क्या क्या चीजें करना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकती हैं। तो इसके लिए भाई एफर्ट बहुत चाहिए और अच्छी खासी प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड बिफोर अपेयरिंग इन द फाइनल एग्जाम। अच्छा जी, मैं इसकी ऑल्टरनेटिव अप्रोच करा रहा हूँ, और वो क्या है, वर्क एनर्जी इक्वेशन वाली। ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डायग्राम को ना यहाँ अगले पेज पे ले आता हूँ, ताकि वो पिक्चर हमारे पास क्लियर रहे, डायग्राम मुझे फिर से बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब आपको पता है कि यार यहाँ पे ना कोई ऐसी फोर्स है नहीं जो कि इस बीट ए को ना नीचे की तरफ खींच रही हो। वो जो बीट ए नीचे की तरफ आ रही है जस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रही है। तो हम जब वर्क एनर्जी इक्वेशन में जब एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो अदर देन ग्रेविटी होती हैं, वो अदर देन ग्रेविटी होती हैं, क्योंकि ग्रेविटी का जो इफेक्ट है ना वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में ही इनकाउंटर हो जाता है। तो आप जब एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हो, यानी कि वर्क डन बाय द फोर्स विच इज हेल्पिंग द मूव, वर्क डन बाय द फोर्स विच इज हिंडरिंग द मूव, ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है ना, जो कि आपके पास वर्क एनर्जी इक्वेशन में वर्क डन पॉजिटिवली और वर्क डन नेगेटिवली आती हैं, ये होती हैं ग्रेविटी के अलावा। क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट जो है ना वो आप पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में एनकाउंटर कर लेते हो, तो वो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में एनकाउंटर है। लिहाजा एक्सटर्नल फोर्सेस में जो है वो ग्रेविटी का जिक्र नहीं किया जाता। तो पता चला एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो है फ्रिक्शन विच इज हिंडरिंग द मूव। तो वर्क डन नेगेटिवली तो होगा, लेकिन वर्क डन पॉजिटिवली यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन पूरी संभाल कर लेते हैं, यानी कि ये आपके पास जो है लेट से स्टार्ट ऑफ द जर्नी है इस बीट की, और लेट से ये आपकी एंड ऑफ द जर्नी है। तो मैं क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी एट स्टार्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट स्टार्ट प्लस वर्क डन पॉजिटिवली माइनस वर्क डन नेगेटिवली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एंड प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट एंड। ठीक है ना। अब चूंकि आपको पता है कि यार बीट ए जो है ना इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, बीट ए जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट स्टार्टिंग पॉइंट विल बी जीरो। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट स्टार्ट क्या होती है, एम जी एच, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब उस हाइट की हमें क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अब आप क्या करें, अब आप क्या करें, यहाँ पे एक बना रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ना, जिस जर्नी की बात कर रहे हैं वो 0.45 मीटर के डिस्टेंस की जर्नी है। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपके पास। भाई जब ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल भी आपके पास थीटा है, और हाइपोटेनस साइड आपके पास 0.45 मीटर है। तो हाइट क्या हो जाएगी आपके पास, 0.45 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, 0.45 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और साइन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है यार, 7/25 है। तो हाइट विल बी 0.45 मल्टीप्लाई बाय 7/25। तो हाइट की जगह आप क्या लिख देंगे, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 7/25, ये हो जाएगा 0.126 प्लस वर्क डन पॉजिटिवली जो कि है जीरो, है ही नहीं यहाँ पे, माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि वर्क डन नेगेटिवली। तो भाई आपके पास ये जो पूरी फोर्स है ये आपके पास है फ्रिक्शन। ठीक है ना। मैं इसको म्यू आर की जगह लिख देता हूँ आसानी के लिए, फ्रिक्शन, एफ लिख दिया मैंने बस अभी, ताकि मैं एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालूं, फिर उसको मैं इक्वेट कर दूंगा म्यू आर के, और फिर आपको पता है क्या करना है। असल चीज यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन के जरिए हम फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो भाई वर्क डन नेगेटिवली क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क डन करेगी,
फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस जो है ये बीड ए ट्रेवल कर रही है नीचे 0.45, तो F मल्टीप्लाई बाय 0.45 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट एंड प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट एंड. एट द एंड ऑफ द जर्नी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और ये फाइनल स्पीड आपको यहाँ पे पता है 0.6, लिहाजा हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 का स्क्वायर प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट एंड. जब यार इस मुकाम से इस मुकाम तक ये बीड आ गई ना, और हम 0.45 मीटर के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 0.45 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, इस पॉइंट पे आके ये हाइट हो जाएगी 0, लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी एट एंड जो है वो 0 के बराबर हो गई. इस इक्वेशन को सॉल्व करो और एफ की वैल्यू निकालो. अब आप जो है वो f की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो. 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.126, ये हो गया आपके पास कितना भाई, क्या के पास हो गया 0.126. सो 0.126 माइनस 0.45 टाइम्स f इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 का स्क्वायर, ये हो गया 0.018. इस इक्वेशन के तहत आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी कि 0.126 माइनस 0.018 इज इक्वल टू 0.45 एफ. ठीक है ना, तो 0.126 माइनस 0.018 ये आपके पास हो गया 0.108. 0.108 इज इक्वल टू 0.45 एफ. लिहाजा फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गई आपके पास 0.108 डिवाइडेड बाय 0.45. फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास 0.24 आ गया. और फ्रिक्शन किसकी इक्वल है भाई, म्यू आर की इक्वल है. ये आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑब्वियसली, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू आर को इक्वेट कर देंगे 0.24 के. आर हमारे पास इसी तरह आ जाएगा. इसके लिए आप यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे अलग से वर्किंग नहीं कर रहा, आर की मैंने अलग से यहाँ पे वर्किंग कर दी. आप अगर इस अप्रोच के साथ, ये जो अप्रोच मैं अभी करा रहा हूँ, इस अप्रोच के साथ सॉल्व कर रहे हैं, और पहली वाली अप्रोच आपने की नहीं अभी तक, आप सवाल इसी तरह सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आप आर निकालने की अलग से ये वर्किंग यहाँ पे शो कर देंगे, जिसमें आपको फिर ये कॉस थीटा की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी. तो मैं यहाँ पे वो फिर से नहीं कर रहा, इसी आर की वैल्यू को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि 0.96 आ चुकी है. ठीक है ना भाई, तो म्यू मल्टीप्लाई बाय 0.96 इज इक्वल टू 0.24, लिहाजा म्यू इज इक्वल टू 0.24 डिवाइडेड बाय 0.96. देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आपके पास 1/4 है, यानी कि 0.25. तो इस अप्रोच से भी हो सकता है काम, उस अप्रोच से भी काम हो सकता है. वो जो मैंने आपको पहली वाली अप्रोच कराई ना यार, वो करना यहाँ पे ज्यादा बेहतर था, क्योंकि अगले पार्ट में जब हम आ रहे हैं, तो वहां पे फिर हमें वो एक्सेलरेशन 0.4 चाहिए होगी. तो अब अगले पार्ट में फिर वो पॉइंट, अगर आप यहाँ पे इस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो, तो अगले पार्ट में एक्सेलरेशन जो है वो फोर्सेस को रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हो, वरना फिर आप वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की सिंपल वर्किंग भी कर सकते हो. बहरहाल अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. कह रहे भाई एक और बीड है हमारे पास बी, उसका मास है ना, उसका मास आपके पास है 0.5 kg. सो इट इज also threaded on the wire at the point where A has traveled 0.45 meter down the wire. It hits B which is instantaneously at rest on the wire. B जो है वो instantaneously उस लम्हे पे जो है वो रेस्ट पर है. A is brought to instantaneous rest in the collision. जैसे ही बीड A और बीड B आपस में कोलाइड करती है ना, तो उस लम्हे पे ना ए जो है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाता है. वो उस लम्हे पे ए रेस्ट पे आ जाता है समझो. जैसे ही कोलिजन हुई, फिर जो है वो ए की स्पीड हो जाएगी 0, और फिर क्या होगा, जैसे ही बी आगे मूव करेगी, थोड़ी देर बाद जो है वो ए भी आपके साथ, ए भी जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी. ये बात है. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द wire is 0.275. Find the time from when the collision occurs until A collides with B again. अब जैसे ही बीड ए ऊपर से आई, ये रखी हुई बीड बी यहाँ पे, ठीक है, बीड ए ऊपर से आई, बीड ए और बी का इंपैक्ट हुआ, बीड बी जो है वो ऑलरेडी रेस्ट पे थी,
ए की तरफ से जब ये पुश हुआ तो अब ये बीड भी आगे मूव करेगी। अब जैसे ही ये कोलिजन हुई ना, बीड ए जो है वो रेस्ट पे आ गई, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे, उस लम्हे पे रेस्ट पे आ गई। और बी जब आगे मूव करेगी तो फिर ए भी आगे आगे मूव करना शुरू कर देगी। तो वो वक्त निकालना है, कितनी देर, हमने ये निकालना है, फाइंड द टाइम व्हेन द कोलिजन अकर अंटिल ए कोलाइड्स विद बी अगेन। कि भाई ये जो है पहली वाली जो कोलिजन हुई है उसके बाद जब ये बी नीचे जा रहा है तो ए जो है वो दूसरी बार कितनी देर में कोलाइड कर जाएगा। ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यार, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ए और बी का इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि मोमेंटम की बात होगी। ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम को जरा फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। एक आके बाद जो है वो बीड ए है, एक आके बाद जो है वो बीड बी है। और ए जो है क्या करेगा, 0.45 मीटर का डिस्टेंस जब ट्रेवल कर लेगा तो वो बीड बी के साथ उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। तो मैं ये बीड ए की जो है ये दूसरी पोजीशन यहाँ पे बना दी मैंने। ठीक है ना। और उसी तरह वहां पे, मतलब यहाँ पे जो फोर्सेस जिस तरह ए पे टेबल हो रही थी उसी तरह यहाँ पे हो रही होंगी। ठीक है ना। तो पहले तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं जो है मैं यहाँ पे वो स्पीड निकालना चाह रहा हूँ बी की आफ्टर द कोलिजन, कि किस स्पीड के साथ आगे जाता है। क्योंकि जस्ट बिफोर उनका इम्पैक्ट पड़ता है बीड ए और बीड बी का, तो मुझे ए की स्पीड पता है 0.6 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी जो सवाल में यहाँ पे गिवन थी हमें। ये है स्पीड ऑफ ए बिफोर द कोलिजन। ठीक है ना। तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, momentum before impact is equals to momentum after impact. मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। ए का मास कितना है भाई, ए का मास आपके पास सब 0.1 kg। बी का मास कितना था आपके पास, अच्छा मैं ना एक काम करता हूँ, ये इधर नहीं लिखता, मैं इसको वहीं पे लिख देता हूँ जहाँ पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। ए का मास आपके पास है 0.1 kg और बी का मास है आपके पास 0.5 kg। ठीक है। और होता क्या है कि ए आपके पास जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और इसकी स्पीड जो है इस मुकाम पे आके इसकी फाइनल स्पीड क्या है, ए की स्पीड, ए की 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये है स्पीड ऑफ ए जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट हैपेंस। बी जो है वो रेस्ट पे रखा हुआ है, तो बी की जो स्पीड है यहाँ पे हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। फिर होगा क्या कि जब इम्पैक्ट पड़ेगा इनका तो बी ने तो ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ आना है। तो मैंने नीचे के एरो पे मैं वो स्पीड ऑफ बीट बी निकालूंगा, जिसको मैंने यहाँ पे अननोन रखा हुआ है, वही तो मैंने निकालनी है यहाँ पे। ठीक है। और आफ्टर द इम्पैक्ट जो है, आफ्टर द इम्पैक्ट आपको जो है वो यहाँ पे वो वाली स्पीड अभी पता नहीं है, तो आपने जो है वो स्पीड यहाँ पे निकाल लेनी है। अच्छा, और आफ्टर द इम्पैक्ट एक्चुअली हो गया रहा, एक एक बात और, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि जैसे ही कोलिजन अकर होती है ना तो ए इज ब्रॉट टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट इन द कोलिजन। जैसे ही इम्पैक्ट पड़ा बीड ए और बी का, तो ए इज ब्रॉट टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट थ्रू दिस इम्पैक्ट। लिहाजा पता ये चला कि जैसे ही इम्पैक्ट होगा तो ए की स्पीड जो है उस लम्हे हो जाएगी 0। तो ए की स्पीड यहाँ पे हो जाएगी 0, स्पीड ऑफ ए विल बिकम 0। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है ना। तो आपके पास जो है मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास कहानी है बिफोर इम्पैक्ट की और ये आपके पास कहानी है आफ्टर द इम्पैक्ट। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, जो कि क्या होगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय v। इस इक्वेशन के तहत आपके पास जो है ये स्पीड ऑफ बीट बी आ जाएगी। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 क्या हो गया आपके पास 0.06,
0.06 और ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स 0, तो 0.06 इज इक्वल टू 0.5 भी हो गया, लिहाजा 0.06 डिवाइड बाई 0.5 0.12, ये आ गई आगे बाद स्पीड ऑफ बीट बी आफ्टर द कोलिजन। क्योंकि अगर ये ना निकाल देना तो फर्दर अब काम हो नहीं सकेगा यहाँ पे। तो आपने क्या करा, मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जरिए आपने स्पीड ऑफ बीट बी निकाल ली आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपसे देखो रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है, फाइंड अ टाइम टेकन व्हेन द कोलिजन अकर्स अंटिल ए कोलाइड्स विद बी अगेन। आपको देखो आर्टिकल ए की जो है ना वो एक्सेलरेशन पता है, बीट ए की जो एक्सेलरेशन है वो मैंने जो सबसे पहली वाली अप्रोच कराई थी मैंने पार्ट ए में, उसमें मैंने एक्सेलरेशन जो है वो 0.4 निकाल ली थी। अब मुझे यहाँ पे जो है वो इस बीट बी की एक्सेलरेशन जो है वो निकालनी पड़ेगी, इस बीट बी की एक्सेलरेशन जो है वो मुझे निकालनी पड़ेगी। अब मुझे ये नहीं पता कि यार ये बीट बी जो है ना ये नीचे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नहीं पता। जिस तरह मुझे बीट ए का पता था कि ये नीचे 0.45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मुझे ये बीट बी के बारे में नहीं पता। क्योंकि मुझे बीट बी की इनिशियल स्पीड पता है, और जो इनिशियल स्पीड ऑफ बीट बी होगी वो क्या है, वो आपके पास ये आ गई, ये 0.12, 0.12 क्या, यानी कि जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट आपके पास, जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट बीट बी तो रखा हुआ था इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ना, तो जैसे ही ए से इम्पैक्ट पड़ा तो ये अब जो नीचे की तरफ जो बीट बी जाएगा तो विद इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0.12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो कितना डिस्टेंस नीचे ट्रेवल करता है और कितनी स्पीड के साथ नीचे पहुंचता है और कितना टाइम है ये कुछ नहीं पता भाई। तो एस यू वी ए टी वाली इक्वेशन तो आप अप्लाई कर नहीं सकते यहाँ पे। पता क्या चला, आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बीट बी पे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये बात क्लियर होती है। तो अब मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ बीट बी पे ना, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हुए मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। ये मेरे पास है बीट बी, ठीक है, और बीट बी को जस्ट मैं कंसिडर करते हुए अब एक्सेलरेशन निकालूंगा। मेरे पास ये एंगल है थीटा, जहाँ पे मुझे पता है कि साइन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास 7/25 है। बीट बी का मास कितना है भाई, बीट बी का मास है 0.5 kg, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड चेक करेगा 0.5 g। और एक बात, क्या एक अच्छी बात ये कि आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पता है बिटवीन बी एंड द वायर, क्योंकि अगर ये ना पता होता तो भाई आप एक्सेलरेशन भी नहीं निकाल सकते थे। ठीक है ना, तो जब ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास थीटा है, और ये वाला कंपोनेंट आपके पास 0.5 g cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो है वो 0.5 g sin थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और चूंकि आपको पता है कि यार ये वायर आपकी रफ है और बी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो फ्रिक्शन इज अगेंस्ट द टेंडेंसी ऑफ मूविंग, म्यू आर जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पे फोर्सेस को अगर रिजॉल्व कर दूं तो आपको पता है कि क्या होगा, 0.5 g साइन थीटा, ये वर्किंग कर रहा हूँ विद दिस पेन ग्रीन, 0.5 g साइन थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि 0.5 टाइम्स ए। ये एक्सेलरेशन ही तो निकालनी है हमें यहाँ पे पहले। ठीक है ना, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7/25 माइनस म्यू आर, म्यू कितना है भाई 0.275 है। तो यार इसकी वर्किंग ना मैं जरा अगले पेज पे कर लेता हूँ तो बेहतर है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, या फिर मैं इसको कर लेता हूँ जूम इन करके, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ। 0.5 टाइम्स 10 टाइम्स 7/25 माइनस 0.275 0.275 टाइम्स आर। अच्छा, अब आर यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको, तो आर के लिए क्या करोगे भाई, आर माइनस 0.5 g cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0.5 g cos थीटा, और cos थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल चुके हो 24/25, तो आर इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 24/25। आर कितना आ रहा है भाई, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बीट बी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 24/25, यानी कि ये हो गया आपके पास 4.8। आर जो है ना वो आपके पास 4.8 न्यूटन आ रहा है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.275 मल्टीप्लाई बाय 4.8 एंड दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि 0.5 टाइम्स ए। ये एक्सेलरेशन निकालनी है आपने, बस यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी से। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7/25, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके पास 1.4। 1.4 माइनस 0.275 मल्टीप्लाई बाय 4.8 ये आपके पास हो गया 1.32। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ए, यानी कि 1.4 माइनस 1.32 डिवाइडेड बाय 0.5। एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास 0.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। ये है बीट बी की एक्सेलरेशन, ये आपके पास है बीट बी की एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये जो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन द कोलिजन अकर्स अंटिल ए कोलाइड्स विद बी अगेन। अब आपको ये जो पूरा सिस्टम जिस तरह चल रहा है आपको पता है, जो कि मैंने आपको पूरी स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन करी है कि भाई ए जो है पहले ऊपर की तरफ से आया, बी के साथ इम्पैक्ट पड़ा, उस मुकाम पे उस लम्हे पे ए जो है वो इंस्टेंटेनियस एस पे आया, फिर बीट बी जो है वो आगे गई, और फिर उसके बाद जो है वो ए फिर से बी की तरफ आया। तो भाई अब जब इस पॉइंट से जहां पे ये बी और ए की जो पहली कोलिजन हो रही है, अब हम बात करेंगे इस आगे, इससे आगे की, इस मुकाम से आगे की बात करेंगे। अब पीछे क्या हो रहा था, पीछे का जो डिस्टेंस 0.45 मीटर था उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जहां पे बीट ए और बीट बी की पहली कोलिजन हुई है, फर्दर जो बात की जाएगी, फर्दर जो गुफ्तगू हम करेंगे वो इससे आगे की करेंगे। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात क्या है कि यार जब आपके पास बीट बी और बीट ए फिर से कोलाइड करेंगी, सेकेंड टाइम जब उनका इंपैक्ट होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बीट बी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बीट ए विल बी द सेम, इजंट इट। दूसरी बार जब वो कोलाइड करेंगी इसी पॉइंट बाद, अब आप देखो ना, जब पहली बार इंपैक्ट हुआ है और यहां से अब आगे की जर्नी स्टार्ट हो रही है, नीचे की जर्नी स्टार्ट हो रही है। बी जो है वो बीट बी अब आ जाएगी यहाँ पे, और बीट ए की आपके पास ये एक और पोजीशन आ जाएगी। तो ये जो दूसरी बार इंपैक्ट होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बीट बी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बीट ए विल बी द सेम। गिवन डेट मैं कह रहा हूं कि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम ए की जो सबसे इनिशियल पोजीशन है ना, वहां से स्टार्ट नहीं कर रहे। ऑब्वियसली बात है कि मैं अगर ये बोलूं कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय बीट बी और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बीट ए, गिवन डेट के ए की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो बड़ी कोई इम्पॉसिबल सी चीज हो गई ना यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं जो अब गुफ्तगू कर रहा हूँ वो इस पहले पॉइंट पे जो कोलिजन हुई है इससे आगे की बात कर रहे हैं अब हम। तो लाजमी सी बात है कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बीट बी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बीट ए के इक्वल होगा। अच्छा, अलोंग द रॉड आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ बीट ए वही रहेगी, अलोंग द रॉड एक्सेलरेशन ऑफ बीट बी वही रहेगी। अब मैंने जो सबसे पहली वाली अप्रोच जो पार्ट ए में थी, उसमें मैंने एक्सेलरेशन ऑफ बीट ए निकाल ली थी, ठीक है ना। अब अगर आपने पहले पार्ट में वो वाली अप्रोच इस्तेमाल की हो, ये वाली जिसमें आपने बीट ए की एक्सेलरेशन 0.4 नहीं निकाली, तो अब आपको लाजमी तौर पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बीट ए की जो है वो एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। बीट ए की एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, जो कि आप फोर्सेस को रिजॉल्व करके काम कर सकते हो, या फिर आप वो जो ये ये जो मैंने यहाँ पे वर्किंग करी थी, वो जो बिल्कुल ए की जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, बीट ए की जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, उसके तहत आप एक्सेलरेशन निकालोगे। क्योंकि आपको पता है ना, क्यों थ्रू आउट द वायर एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास सेम ही रहेगी, थ्रू आउट द वायर आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन उतनी ही रहने की है। तो आप इस तरह भी यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच के साथ मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बीट ए निकाल दी थी, तो अब मैं यहाँ पे इसको फिर से नहीं निकाल रहा। ठीक है ना, मुझे ये पता है कि बीट ए की जो एक्सेलरेशन है, एक है मेरे पास बीट ए, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एक है मेरे पास बीट बी जिसकी एक्सेलरेशन मेरे पास 0.16 है। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक बात ये कि भाई हमारी जो अब जो जर्नी, जिस जर्नी की हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ए और बी की पहली कोलिजन हुई है उससे आगे की बात कर रहे हैं हम उससे आगे की बात कर रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो तो हमें पता नहीं है। हमने उन्हीं दोनों डिस्टेंस को, डिस्टेंस ऑफ बीट बी एंड डिस्टेंस ऑफ बीट ए को हमने इक्वल इक्वल जो है वो कर देना है। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जब जर्नी स्टार्ट हुई तो बीट बी की इनिशियल स्पीड क्या है। यार बीट बी की इनिशियल स्पीड वो होगी जो कि
हमने बीट बी की आफ्टर द कोलिजन जो स्पीड निकाली है, क्योंकि उसी स्पीड के साथ ये बीट भी आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, वो क्या है 0.12। तो हम कहेंगे कि यार ये बीट बी की ना इनिशियल स्पीड जो है वो 0.12 मीटर पर सेकेंड है। और दूसरी एक बात पे गौर करो कि ए और बी की जब पहली कोलिजन हुई थी तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कोलिजन ए जो है, बीट ए जो है वो आपके पास इट वॉज ब्रॉट टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। अब जो फर्दर वो जर्नी कवर कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए इनिशियल स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड उसके लिए क्या हो जाएगी आपके पास, 0 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अननोन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अननोन, कितना वक्त लग रहा है वो भी अननोन, कितना वक्त लग रहा है वो भी अननोन। एस पर पता चल रहा है देख के यार कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों में इस्तेमाल कर लेंगे। हमें कंडीशन क्या रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए सेम। डिस्टेंस, अब चूंकि यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो स्केलर क्वांटिटी बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ए। ठीक है ना। तो ए की अगर मैं बात करूं, या मैं पहले बी की बात कर लेता हूँ, चलो बी की बात करूँ तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि ये जो मैं बी की बात कर रहा हूँ तो इनिशियल स्पीड क्या है 0.12, तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ इंटू 0.16 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको मैं लिख रहा हूँ नीचे, इनिशियल स्पीड ऑफ ए जो है वो हो जाएगी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ इंटू 0.4 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर देना है। 0.12 टी प्लस 0.18 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2 टी स्क्वायर। कितना था 0.18, 0.16, सॉरी यार 0.16/2 क्या हो जाएगा 0.8 ना, मैंने गलती से 0.18 लिख दिया। तो 0.12 टी प्लस 0.8 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। यानी कि 0.8 टी स्क्वायर माइनस 0.2 टी स्क्वायर प्लस 0.12 टी इज इक्वल टू 0। यानी कि 0.8 माइनस 0.2 आपके पास क्या हो गया भाई, ये हो गया 0.6। 0.6 टी स्क्वायर प्लस 0.12 टी इज इक्वल टू 0। निकाल दें क्या टी की वैल्यूज आ रही हैं। एक तो आपके पास पता है कि टी की वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है ना। टेकिंग 0.6 टी एस कॉमन मल्टीप्लाई बाय टी प्लस आपके पास जो है कितना हो जाएगा, एक तो आपके पास 0.16 टी, अपना कैरिक में अगर ये कैलकुलेशन में 0.16 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास 0.08 हो गया, नॉट 0.8, सॉरी हाँ, करेक्शन कर लो, मैंने कैलकुलेटर में लिख किया। यानी कि इसके बाद 0.12 टी प्लस 0.08 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 टी स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि 0.2 टी स्क्वायर माइनस 0.08 टी स्क्वायर माइनस 0.12 टी इज इक्वल टू 0। तो 0.2 माइनस 0.08 ये हो गया आपके पास 0.12, लिहाजा 0.12 टी स्क्वायर माइनस 0.12 टी इज इक्वल टू 0। यानी कि टेकिंग 0.12 टी एस कॉमन मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 1 एंड दिस विल बी इक्वल 0। टी की पता है एक वैल्यू दो 0 ही आएगी, यानी कि 0.12 टी को जब आपने 0 के इक्वेट करा, लिहाजा टी इज इक्वल टू 0, और t माइनस 1 के फैक्टर को 0 के इक्वेट कर दिया तो t इज इक्वल टू 1, यानी कि t इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो वो जो आपसे पूछ रहा था कि भाई आपके पास जो है फाइंड द टाइम व्हेन द कोलिजन अकर्स अंटिल a कोलाइड्स विद b अगेन, तो ये आपके पास वो टाइम क्या है, 1 सेकेंड का। दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये इस सवाल की रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी है,
ओके, मैंने इसकी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस भी समझाई हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में।